हमारे अंदर कोई भी बीमारी जो शुरू होती है, सबसे पहले माइंड के लेवल से शुरू होती है। एक थॉट आएगा, उससे जुड़ा हुआ एक फीलिंग होगी, वो हमारी फीलिंग लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन की होगी और जब हम लंबे समय तक उस थॉट में, उस फीलिंग में बने रहते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, हमारी बॉडी में बीमारी के रूप में दिखता है। तो अगर आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो माइंड के लेवल पे अगर आप वर्क करेंगे, अपने थॉट के लेवल पे और अपने इमोशन के लेवल पे वर्क करेंगे, तो आप अपनी बॉडी को आपकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी है, उसे ठीक कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल आप सभी का डॉक्टर शीतल होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन इमोशंस के बारे में जो हमें नीचे की ओर खींचते हैं, मतलब कि हमें हमारी असली शक्ति से दूर करते हैं। इनको हम बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस। और ये इमोशंस क्या होते हैं, जैसे आपने कभी-कभी महसूस किया होगा कि हम कभी-कभी किसी इमोशन में होते हैं, तो हमें अच्छा महसूस हो रहा होता है। दैट मीन्स हमें अपलिफ्टेड फील हो रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे इमोशंस भी होते हैं जिसमें हम लंबे समय तक रहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो यही इमोशंस होते हैं हमारे लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि हमारे लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। और आपको अगर इसे डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपके साथ कुछ बुक्स भी शेयर करूँगी जिससे कि आप इसे और डिटेल में पढ़ सकें। तो चलिए पहले समझते हैं कि हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस का मतलब क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि इमोशंस का मतलब सिर्फ फीलिंग ही नहीं होता, ये एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि एक बुक है बाय डॉक्टर डेविड हॉकिंस। इसमें उन्होंने बताया, एक चार्ट बनाया है कॉन्शियसनेस का, जिसमें कि हम ये पाते हैं कि हमारी कुछ इमोशंस जो होते हैं वो हमारे हायर फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, ये सारे इमोशंस की फ्रीक्वेंसी होती है। मैं अभी आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज भी बताती हूँ कि कैसे अगर हम इन इमोशंस में रहते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इन्होंने बताया है डॉक्टर हॉकिंस ने कि जैसे लव है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 500, जॉय है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 540 और हमारी पीस जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 600 और एनलाइटमेंट उसकी 700 से भी ज्यादा होती है। तो अगर हम इन इमोशंस में रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई रहेगी और उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव अफेक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे होते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस। इसकी भी मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताती हूँ। कुछ कुछ जो हमारे इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फियर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 100 और गिल्ट इसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 30 और जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है शेम। शेम इमोशन जो होता है उसकी। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। हम जानते हैं कि हमारे लिस्ट लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस की जो लिस्ट है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी बात की फियर के बारे में। तो फियर क्या होता है, हम सब समझते हैं कि डर। जब भी हमें अपनी सर्वाइवल के लिए अगर कोई फीलिंग आती है या कोई इमोशन आता है, उसको बेसिकली हम डर कहते हैं। लेकिन अगर ये चीज ये हमारा इमोशन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक लेवल ऑफ फियर हमारे अंदर, एक तरीके से ये कहेंगे कि कोई चेंजेस नहीं लेके आता और हम उस जो सिचुएशन आई है हम उससे बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, अगर हम हमेशा हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए अपनी लाइफ में फियर में रहते हैं, तो ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों पे अफेक्ट करता है। दूसरा हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन है गिल्ट, यानी इसका मतलब अपराध बोध। तो जब भी हम अपने पास्ट के एक्शंस, क्योंकि अपराध बोध कैसे आएगा, कोई भी चीज जो हमने की है, जो हो चुकी है ऑलरेडी, अगर हम उसको लेके इमोशन में रह रहे हैं किसी भी वजह से, तो हमारे अंदर गिल्ट आएगा उसके लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर आप अपने एग्जाम में आपके स्कोर कम आया और आपने किसी वजह से, मान लीजिए जैसे कभी कभी होता है कि पेपर आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद आपने जो आंसर किया और किसी वजह से उस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो मिस हो गया किसी कारण से। तो क्या होता है कि हमें हमारा पेपर हो गया और उसके बाद जब हम वापस से अपने पेपर को एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि उस क्वेश्चन में तो एक और पार्ट था जो हमसे छूट गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है। तो हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि मैंने पढ़ाई की थी लेकिन मेरी किसी वजह से
मतलब उस टाइम पे थोड़ा-सा नर्वस थे आप, या कोई भी बेसिकली जो हमने अभी फर्स्ट इमोशन हमारा पढ़ा फ़ियर, मान लीजिए हम नर्वस थे, तो एक तरीके का वो फ़ियर हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस मोमेंट में हमारे अंदर फ़ियर या नर्वसनेस थी, और उसका जो रिज़ल्ट था, वो हमारे अंदर गिल्ट को प्रोड्यूस कराया, हमारे अंदर गिल्ट क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से इमोशंस काम करते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आप ओवरथिंक भी करेंगे कि हमें ऐसे करना चाहिए था, अभी नेक्स्ट टाइम हम ऐसे करेंगे। तो एक एग्जांपल हो गया। तो हम इस तरीके से अपने आप को बार-बार, जो चीज़ पास्ट एक्शन में हो चुकी है ऑलरेडी, हम उसके लिए भी खुद को बार-बार उस सिचुएशन को ओवरथिंक करते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर जो इमोशन बनता है वो होता है गिल्ट या अपराध बोध। तीसरा हमारा आता है शेम, या हम हिंदी में बात करें तो लज्जा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम शेम की फीलिंग में रहते हैं, तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं न कहीं कम कर लेते हैं अपनी ही नज़रों में। तो हमारे मन में जो भी सिचुएशन थी, जो भी फीलिंग थी, या कुछ भी हुआ, जो ये भी हमारे पास्ट में हुआ होगा, इससे रिलेटेड भी हमारे अंदर इसी तरीके का इमोशन आता है। फिर हमारा फोर्थ, जो बहुत कॉमन एक इमोशन है, वो है हमारा एंगर यानी गुस्सा। अब देखिए, जब भी हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम कोई भी सिचुएशन है तो हम उसको कंट्रोल कर लें, उस सिचुएशन में भी हमें एंगर आता है, और कहीं न कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग भी आती है कि जो भी हम सोचते हैं किसी और के लिए या खुद के लिए कि इस तरीके से होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो भी हमें गुस्सा आता है। या फिर अगर हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि किस इमोशन की वजह से मेरे अंदर एंगर आ रहा है, क्योंकि एंगर के पीछे एक और इमोशन भी होगा। आप अपनी सिचुएशन, जब भी आप एंगर में हैं, तो आप एनालाइज करिए उस सिचुएशन को कि मुझे गुस्सा क्यों आया? क्योंकि गुस्सा हमारा एक रिएक्शन है, लेकिन उस रिएक्शन के पीछे एक इमोशन होगा। उस इमोशन को अपने अंदर एनालाइज़ करिए और देखिए कि मुझे क्या फ़ील हुआ? क्या मुझे डर था, इसकी वज़ह से मुझे गुस्सा आया? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल देके बताते हैं कि मान लीजिए आप कोई सामने कोई भी रिलेशन हो, आप टीचर, मान लीजिए आप टीचर हैं और आपके सामने एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हो गई, तो आपके अंदर गुस्सा आया, आपने उसको डाँटा, ठीक है? लेकिन आपको ये एनालाइज़ करना है कि वो गुस्सा क्यों आया? कि उस स्टूडेंट को अच्छा करना चाहिए था इसलिए। सेम, अब हम स्टूडेंट बनते हैं, सामने वाला इंसान टीचर है। उस स्टूडेंट को गुस्सा आया टीचर के ऊपर क्योंकि उन्होंने उसे डाँटा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें उसे क्या फ़ील हुआ? मान लीजिए अगर सबके सामने डाँटा, तो क्या इंसल्ट फ़ील हुई? या फिर ये फ़ील हुआ कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया? या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपको एनालाइज़ करना होगा कि एंगर हमारा किसी एक इमोशन को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन होता है। तो हमें ये चीज़ एनालाइज़ करनी होती है कि ये एंगर हमारे अंदर से कहाँ से आ रहा है? कहाँ से कोई इमोशन है, कहाँ से रूट कॉज़ है जिसकी वज़ह से ये एंगर बन रहा है। तो हम जैसे-जैसे अपने अंदर देखना शुरू करेंगे, हम अपने पैटर्न्स को समझ पाएँगे। फिर हमारा फिफ्थ इमोशन होता है जो थोड़ा कहेंगे कि फ़ियर, एंगर के बाद सैडनेस है, जो थोड़ा कॉमन इमोशन है। तो इसमें क्या होता है कि सैडनेस, जैसे हम वर्ड से ही समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके हम उदास हैं। तो ये भी इसी वज़ह से होता है। मान लीजिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर अम, वही वाली चीज़ है कि अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, उस हम उसके लिए भी हम सैड फ़ील कर सकते हैं, या फिर हमारी लाइफ़ में कोई लॉस हो गया, उसकी वज़ह से कर सकते हैं। या जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट था लाइफ़ में। हो सकता है कि अ, मतलब एक तरीके से कहें कि बहुत ही क्रूशियल था हमारी लाइफ़ में वो एग्ज़ाम, और हमें हमारी उसमें किसी वज़ह से मिस्टेक हो गई। अब हम उसके लिए बार-बार सोचते रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी की लाइफ़ में वो लास्ट मौका था। जैसे कि एक एज होती है पर्टिकुलर कि हम कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर एज तक दे सकते हैं। अभी मान लीजिए कि वो लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट अटेम्प्ट था किसी का। तो उसके लिए अगर उसमें इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो हम कंटीन्यूअस अपने आप को क्या फ़ील कराएँगे? उसके लिए सैड फ़ील होंगे, और ये सोचेंगे कि क्यों? क्यों मैं उस टाइम पे कंसंट्रेटेड नहीं था? उस
सिचुएशन में कंसंट्रेशन मेरा कहाँ था, मैं क्यों डिस्ट्रैक्टेड था या मैं क्यों नर्वस था जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ मेरे साथ हो गई। अब ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या करेगी? सैडनेस लेके आएगी। अब यही सैडनेस अगर क्रॉनिक होती है, अगर हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर रहे होते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे होते और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली हम अपने हायर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, यही सैडनेस डिप्रेशन का रूप ले लेती है या फिर इससे भी और ज़्यादा जो कंडीशन होती है हमारी सैडनेस के बाद ग्रीफ, ग्रीफ जैसी सिचुएशन आ जाती है, जिससे कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उससे बाहर निकलने के लिए। उसके बाद हमारा आता है जेलसी या हिंदी में बोले ईर्ष्या। तो देखिए, ईर्ष्या हमारे अंदर या जेलसी हमारे अंदर कब आएगी? जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे होंगे और कंपैरिज़न कब आता है? जब हम किसी को जज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है इस प्रोसेस में, वो होता है जजमेंट। हम पहले जज करते हैं, उसके बाद हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं या ये कहिए कि जो भी हमारे हर चीज़ को लेके हमने अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो जब वो स्टैंडर्ड इस तरीके से है हमारे अंदर और हमें लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग इज़ राइट और ये बेस्ट है और मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर करूँ, आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जब आप ये पाएँगे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान के अंदर है। अब आपने कंपेयर किया, जज किया, कंपेयर किया, अब उसके बाद आएगी जेलसी। तो जेलसी आती ही कंपैरिज़न से है। तो इसके लिए क्या करना है कि कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। इसीलिए जैसे-जैसे आप इस वाली हैबिट को छोड़ देंगे, वैसे-वैसे आप पाएँगे कि जो भी है हमारे अंदर, जैसे भी हम हैं, उस चीज़ को हम स्वीकार कर पाएँगे। उसके बाद हमारा आता है ये थोड़ा-सा एक ये कहेंगे कि लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा हाई काइंड ऑफ इमोशन है, जो हमें हेवी फीलिंग देता है, वो होती है हेट। तो अगर किसी के प्रति इतना ज़्यादा हेट्रेड आ जाए कि हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये कारण क्या है इसका? हेट्रेड इमोशन का कारण क्या है कि हम अगर किसी को फॉरगिव ना कर पा रहे हों। मान लीजिए माफ़ नहीं कर पा रहे आप। किसी ने मिस्टेक की 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन उस सिचुएशन के लिए, उस गलती के लिए आप बार-बार उस गलती को अपने दिमाग में ज़िंदा रखे हुए हैं और उस इंसान की गलती को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वज़ह से क्या होगा कि आपके अंदर हेट्रेड या नफ़रत की फीलिंग आएगी, एक इमोशन आपके अंदर जनरेट होगा। तो ये भी आपको बॉडी के लेवल पे अफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद हमारा आता है होपलेसनेस। ये क्या होता है? जैसे कि हम हताश हो गए। अब मान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं या आपकी बॉडी के अंदर आपके कहें लाइफ़स्टाइल में अगर कोई ऐसी बैड हैबिट है जो आपको लगता है कि आपको चेंज करनी चाहिए, लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं, लेकिन आप किसी वजह से उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए अभी हमने जितने भी इमोशंस पढ़े, एंगर हो गया कि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो शॉर्ट टेम्पर्ड है और आपको ये फील हो रहा है कि ये वाली जो बैड हैबिट है, मान लीजिए हम अपना ही एग्जांपल लेंगे कि आप अपने अंदर किसी भी लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन को जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन्हें चेंज करना चाहते हैं। आपको पता है कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे जल्दी उठना चाहिए सुबह, लेकिन आप किसी भी वजह से जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस फीलिंग के लिए अब आप बार-बार सोचेंगे कि मुझे तो जल्दी उठना था, मुझे एक्सरसाइज करनी थी, मुझे पढ़ाई करनी थी या कुछ भी हो सकता है जिस भी वजह से आप जल्दी उठना चाहते थे। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आपको लगता है कि हाँ, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन मुझे आ रहा है, मैं जल्दी उठना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं उठ पा रहा हूँ या मेरे अंदर की ये बैड हैबिट है जिसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं चेंज तो उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होगा? आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब होपलेस वाली फीलिंग, आप हताश हो जाएँगे उस चीज़ को लेके। तो ये भी चीज़ें हमारे माइंड पे और हमारी बॉडी पे अफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा आता है ग्रीफ़ या हिंदी में बोले तो शोक या फिर पीड़ा। तो ये वाली जो चीज़ होती है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर लाइफ़ में किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है, कोई फेल्योर हुआ है, तो इस फेल्योर या इस लॉस की वज़ह से ये इमोशन जनरेट होता है हमारे अंदर।
और ये भी हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। फिर हमारा लास्ट आता है रिसेंटमेंट, या फिर इसको हम बोलेंगे हिंदी में द्वेष की भावना। अब मान लीजिए कोई पुरानी बात हुई है, उसके लिए हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे अंदर वही इमोशन बना हुआ है, वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन अगर हम किसी के प्रति बना के रखे हुए हैं, हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारे अंदर ये रिसेंटमेंट इमोशन आएगा। और हमारी जो बॉडी होगी, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि रिसेंटमेंट में जब भी हम रहते हैं एक लंबे समय तक, तो हमारे अंदर एक हैवी फीलिंग जनरेट होती है, हमारे अंदर एक हैवी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अब हम बॉडी, माइंड और सोल के लेवल पे समझेंगे कि ये किस-किस तरीके से हमारे अंदर अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर हम होम्योपैथिक के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, स्पेशली हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं, ये हमारे अंदर जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, उनका कारण ही ये होता है कि हम इन लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे हैं कि हमारी बॉडी उसे कोप अप नहीं कर पाई, उससे उबर ही नहीं पाई। तो जब वो उबर नहीं पाती है, क्योंकि हम सबसे पहले माइंड के लेवल पे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने कोई चीज़ सोची, हमने कोई चीज़ फ़ील की, हम उस इमोशन पे गए, जो हमने बात की कि हर एक इमोशन का एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे, मान लीजिए हम शेम ने हमने पढ़ा था, तो शेम की सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है 20, सिर्फ 20। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी पे बने हुए हैं, हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे, तो कोई भी सिचुएशन आएगी, तो हम हमेशा इसी इमोशन पे जाएँगे। जब हम बार-बार इस इमोशन पे जाएँगे, तो उसकी वजह से हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा? माइंड अफेक्ट हुआ, हमारी बॉडी दिखाएगी एक बीमारी के रूप में। उसी तरीके से जैसे गुस्सा या रिज़ेंटमेंट हो गया, अगर हम कांस्टेंट लॉन्ग टर्म में इन इमोशंस में रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा लिवर अफेक्ट होता है। हमारी लिवर के जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डिजीज़ेज़ होती हैं, वो हमारी इसी वजह से होती हैं। और हमारा जो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो हमारा ग्रीफ़ होता है, अगर हम ग्रीफ़ में रहते हैं, तो हमारे लंग्स भी अफेक्ट होते हैं। और कभी-कभी हमारे फ़ियर भी हमारे अंदर हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। अब हम लास्ट ले लेते हैं कि हमारा उम, एक होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव ये हो गया कि अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में बहुत लंबे टाइम तक रहें, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रॉनिक डिजीज़ेज़ बनती हैं। जो कारण होता है क्रॉनिक डिजीज़ का, वो हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में लंबे समय तक बने रहने की वजह से होता है। अब हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हमेशा हम देखेंगे कि अगर हम किसी एक थॉट में फँसे हुए हैं, एक लूप की तरह चल रहा है हमारे अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस लूप से हम बाहर नहीं आ पाएँगे। उस लूप को बाहर आने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले देखना होगा खुद के अंदर कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर थॉट में फँसा हुआ हूँ। क्योंकि पहले हमारे अंदर ऑब्ज़र्वेशन आनी चाहिए। जब ऑब्ज़र्वेशन आएगी तभी हम अपने अंदर चेंजेज़ ला पाएँगे। जब हम किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके अंदर चेंज कैसे लेके आएँगे? तो हमारे अंदर जो भी इमोशन चल रहा है वो हमें साइकोलॉजिकली या हमारे माइंड लेवल पे हमें अफेक्ट करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी लूप या कोई भी थॉट हमारे अंदर चल रहा है, उसकी वजह से अंदर हमारे अंदर एंग्ज़ायटी आती है, या फिर अ, कोई भी चीज़ें हमारे अंदर कंटीन्यूअस घबराहट बनी हुई है और हमें यही नहीं पता कि हमारे अंदर क्यों घबराहट बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई नया काम करना है, कहीं जाना है आपको और आपके अंदर आप अपने फ़ियर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन है जो पास्ट में हुआ था लेकिन आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया है। इस टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ, आई एम स्टेबल, मैं अपने ऊपर अ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं कोई नई चीज़ करनी है, कुछ नया करना है, कहीं स्टेज पे कुछ बोलना है, या फिर कल मान लीजिए आपको जाना है कहीं पे, और आपके मन में क्या हुआ कि नींद नहीं आ रही है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी आपको सफ़र के लिए जाना है, तो अलार्म लगाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ पैक है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे अंदर एंग्ज़ायटी है। एंग्ज़ायटी का रीज़न क्या है? हमारे अंदर कोई ऐसा थॉट चल रहा है जिसकी वज़ह से हमारे अंदर फ़ियर आ रहा है। हम इस चीज़ को सब कुछ प्लान करने के बावजूद, हम इस चीज़ से डरे हुए हैं कि क्या सब कुछ ठीक होगा? तो ये वाली चीज़ें हमें, हम क्या होता है कि बॉडी के लेवल पे जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनको लेके तो हम देख पाते हैं कि हाँ, बुखार आ गया,
सर दर्द हो रहा है, पेट खराब है, ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देख पाते कि बॉडी के लेवल पे जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं माइंड से कनेक्टेड है और माइंड के लेवल पे जो चीज़ें हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। हम अपनी एक तरह से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि इतने सालों से जो भी आपकी एज है, आपके अंदर क्या-क्या इमोशंस हैं, क्या-क्या लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस हैं, जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद हमारी बॉडी भी इस चीज़ को दिखाएगी कि हमने जैसे कि एग्ज़ाम्पल देके बताया, अगर हम एंगर पे वर्क नहीं कर रहे, अगर हम किसी से नाराज़ हैं, हम पूरे टाइम रिसेंटमेंट में बने हुए हैं, तो क्या होगा? लिवर पे इफ़ेक्ट आएगा। फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा? फैटी लिवर हो गया या आपका बहुत सारी डिज़ीज़ होती है जैसे लिवर सिरोसिस हो गया। अब कोई मान लीजिए कभी किसी ने अल्कोहल लिया ही नहीं है, पर उसको लिवर सिरोसिस है, उसका क्या रीज़न है? तो यही सारे इमोशंस हैं। ऐसे ही हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, जो पित्त की थैली में जो पथरी होती है, वो कितनी कॉमन है। उसका जो एक तरीके से कहें सॉल्यूशन क्या है बोला जाता है कि ऑपरेट करें, उसे निकाल दें। लेकिन कभी हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि वो क्यों हुआ? क्या किस वजह से हमारे अंदर स्टोन स्टोर हुई? हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमारी डिज़ीज़ जो दिख रही है, हमारी बॉडी पे डिज़ीज़ बनती ही तब है, जब हम माइंड के लेवल पे लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन में चल रहे होते हैं। तो आज से अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अपने आप को देखिए कि मेरे मन के स्तर पे क्या चल रहा है? क्या मैं खुश हूँ? मैं अगर डरा हुआ हूँ, तो किन-किन चीज़ों को लेके? अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो किन बातों पे? तो जब आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे, तभी आप अपने अंदर चेंज ला पाएँगे। और लास्टली हम अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखते हैं कि हमारा माइंड हो गया, हमारी बॉडी हो गई, अब हमारी सोल। तो अगर आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हमें अपने माइंड के लेवल पे वर्क करना होगा। तभी हम अपने बॉडी को भी ठीक कर सकते हैं और तभी हम अपने आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल जो जर्नी है हमारी, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम इन लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस पे रहते हैं, तो हमारे जो हम आपने सुना होगा कि जो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, तो वो सातों चक्र भी इन्हीं वजहों वजह से, इन्हीं लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस की वजह से अफ़ेक्ट होते हैं। तो जब हमारी ये चक्र अफ़ेक्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी भी अफ़ेक्ट होगी, हमारा माइंड भी अफ़ेक्ट होगा और कहीं न कहीं हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, वो भी अफ़ेक्ट होगी। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि शरीर में हर एक चीज़ अलग-अलग काम कर रही है। सब कुछ एक साथ वर्क कर रहा है ना। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है, हर एक अ, मान लीजिए कि जो काम करते हैं, जो इंजीनियर हैं, वो अपना वर्क कर रहे हैं, है ना? और भी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपना वर्क कर रहे हैं। सब कुछ आपस में कोऑपरेशन से चल रहा है सोसाइटी में। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि लिवर अगर कोई भी मान लीजिए कि लिवर अपना अलग वर्क कर रही है, उसका किसी और ऑर्गन से कनेक्शन ही नहीं है या किडनी अपना अलग वर्क कर रही है, उसका किसी और से कनेक्शन नहीं है। सारे ऑर्गन्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, कोऑपरेशन से चल रहे हैं। तो अगर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो कि हमारे एक लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन में जब हम रहते हैं तब होता है। तो अगर कोई इमोशन है जो एक ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और अगर हम उस पे ध्यान नहीं देते, तो वही ऑर्गन जो आपस में इंटरलिंक्ड होगा किसी और ऑर्गन से, वो भी अफेक्ट होगा। तो समय के साथ क्या होगा? एक तरीके से अगर हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे। तो इसीलिए जैसे कभी किसी को बीपी है तो डायबिटीज़ हो गया या उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हमारे ऑर्गन्स। तो ये सब आपस में ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले हम माइंड लेवल पे वर्क करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएँगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे ताकि हम अपनी डिज़ीज़ को, बॉडी को अच्छे से समझ सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।